नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी का नाम है मिठाइयाँ। यह क्या अंकल जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, खाली चाय पिए जा रहे हो। एक बिस्कुट तो ले लीजिए। आदिति ने मोहन जी की तरफ प्लेट उठाते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, कुछ खाने का मन नहीं है। तुम्हारी आंटी ने खाना साथ में दिया था, वो मैंने ट्रेन में खा लिया था। मोहन जी ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा। आज यहाँ अचानक कैसे समझे जी, बिना खबर किए आ गए। निर्मला जी ने सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए रोजदार आवाज में पूछा। अरे वह अपनी दुकान के माल लेने आ रहा था, तो सोचा सिम्या बिटिया से मिलते चलो। फोन इसलिए नहीं किया कि अचानक पहुंचकर बिटिया को खुश कर दूंगा। यह कुछ सामान है, खोए की बर्फी, बेसन के लड्डू, मठरी और शक्करपारे। कल आधी रात तक जाकर खुद बनाया इसकी माँ ने। सीमा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा उन्होंने। आपने बेकार ही यह सब लाने की तकलीफ की। यह तो कौन खाएगा, अब इधर उधर बंटवाना पड़ेगा। निर्मला जी ने टेबल पर रखे सामान की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा। खाएगा क्यों नहीं, मुझे तो घर की बनी मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मेरे तो सच में रहा नहीं जा रहा है। डब्बा खोलकर बेसन का लड्डू उठाते हुए कहा आदिति ने। तो उसे घूरने लगी निर्मला जी, पर उसकी परवाह किए बिना लड्डू उठाकर अपने मुंह में रख लिया। देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई मोहन जी मुरझाए चेहरे पे। अच्छा, तो आज्ञा दीजिए, दुकान खुल गई होगी, माल भी खरीदती है। हाथ जोड़कर कहा उन्होंने। तो खरीद गई निर्मला जी। अरे इतनी जल्दी अंकल जी, खाना तो खा के जाइए, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज आप यहीं रुक जाइए, कल चले जाना। आप कुछ कहती क्यों नहीं दीदी, आदिति ने चुपचाप खड़ी अपनी जेठानी सीमा की तरफ देखते हुए कहा। क्यों जिद कर रही हो आदिति, दुकानदारों के पास रुकने की जगह होती है, किसी धर्मशाला में रुक जाएंगे, नहीं रुकना कहीं। बहन जी, सीमा जी की मम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, रात की बस पकड़ कर निकल जाऊंगी। सीमा और आदिति सिर पे अपने माथे फेर कर बजा लेती है। आदिति, आज ऑफिस से तुम्हारी छुट्टी है, तो जरा जाकर देखो संडे के लिए जो अरेंजमेंट करनी है, सभी खास लोगों के इनविटेशन पहुंचे कि नहीं। और हाँ, अपनी मम्मी पापा को भी याद करके फोन कर देना। जी मम्मी जी, मैं भी खुद चेक कर लेती हूँ, कहकर वो अपने कमरे में आ गई। आदिति को अपनी सास का रवैया कुछ समझ में नहीं आया। इतनी दूर से आए थे बेचारे, उन्हें खाने तक का नहीं पूछा था, बल्कि उनके साथ बात भी कुछ अजीब तरीके से कर रही थी, जबकि उसका मायका तो इसी शहर में है। जब भी कोई आता है बड़े प्यार से पेश आती है, खाने पीने की चीजों का ढेर लगा देती है। अंकल जी को फंक्शन का इनविटेशन भी नहीं दिया। अदिति निर्मला जी की छोटे बेटे शशांक की पत्नी है, वो खुद उसे पसंद करके लाई है। अपने लिए जैसी बहू चाहती थी, अदिति बिल्कुल वैसी ही थी, अमीर खानदान की, शहरी तौर तरीके जानने वाली। बड़ी बेटे निखिल की पत्नी यानी उसकी बड़ी बहू सीमा, जो छोटे शहर में रहने वाली थी, मध्य वर्गीय परिवार से आई है। उसके पापा की कपड़े की दुकान है। रहन सहन अपने बजट के हिसाब से ही अदिति की तरह जॉब नहीं करती, लेकिन पढ़ी लिखी, सुंदर, संस्कारी और व्यवहार कुशल है। सारा घर उसने संभाला हुआ है। उसके इन्हीं गुणी की वजह से निर्मला जी की सास राजरानी जी ने उन्हें देखते ही अपने पोते के लिए पसंद किया था उसे। लेकिन उसके ये सब गुण निर्मला जी के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उस वक्त अपनी सास के सामने कुछ बोल नहीं पाई थी निर्मला जी, और उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अपनी खोज गाहे पगाहे सीमा के ऊपर निकालती रहती थी। जब तक राजरानी जी जिंदा थी, उनका थोड़ा बहुत लिहाज भी कर लेती थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद वह सीमा को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। और चाहे उसके दहेज का कोई सामान हो या उसके मायके का रहन सहन, छीटाकशी चलती रहती थी है। यह उसके संस्कार ही है जो उसके हर बात चुपचाप सुनती रहती है। निर्मला जी इसी व्यवहार की वजह से सीमा के घर वाले उसके ससुराल आते ही बहुत कम थे। लेकिन माँ बाप का दिल कभी कभी तो अपनी बेटी से मिलने का करता ही है ना। आज बड़ी हिम्मत जुटाकर मोहन जी सीमा के ससुराल आए थे, लेकिन उसकी बेइज्जती में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। अपने पापा का अपमान देख उस अपने आंसू नहीं रोक पाई थी सीमा। उसने जाने के बाद ही परवराई जा रही थी निर्मला जी, ना कोई शर्म ना कोई लिहाज। जब मन किया उठकर चले आए। बेटी के ससुराल में कोई ऐसे जाता है भला? कंजूसी तो देखो, घर से बने लड्डू पेड़े उठा लाए, यहाँ महंगी से महंगी मिठाई यूं पड़ी रहती है, इसे कौन खाएगा? कितनी बार कहा इसे मना कर दो अपने माँ बाप को, यह सब ना भेजे यहाँ। और इतनी भी समझ नहीं है कि आने से पहले फोन करके बता दे। उन्होंने बताया तो था आपको काम से आए थे, दीदी से मिलने का मन हो रहा होगा तो चले आए।
वैसे भी रोज रोज कहाँ आते हैं बेचारे। मेरी शादी को 6 महीने होने वाले हैं। मैंने पहली बार ही देखा है उन्हें। एक बिस्कुट तक खाया नहीं उन्होंने हमारा। सीमा का उदास चेहरा देखकर कही अदिति ने, सीमा यह सब उठाया उन्होंने यहाँ से, तो तुम्हें खाने रखो। बाकी माया से कहो कि ये ले जाएगी अपने घर। मुझे तो देखकर ये डायबिटीज हुई जा रही है। और हाँ, निखिल को मत खिला देना। यह सब तुम्हें ना सही, उन्हें अपनी हेल्थ की बहुत फिक्र है। कई बार तुम्हारे बेबी की वजह से उसकी डाइट रूटीन टूट जाती है। माया क्यों मम्मी जी, मैं भी खाऊंगी। और यह क्यों नुकसान करेगा, यह सब तो घर का बना हुआ है। शक्कर पारे उठाते हुए कहा अदिति। यह क्या कह रही हो अदिति, यह तो देहाती बचपन से है, यह सब खाते आई है। तुम्हें क्या हो गया है, अपनी फिगर का कुछ ख्याल रखा करो। नहीं, इसके साथ रहकर तुम भी गवार बने जा रही हो। उसके सामने भी ऐसे खा रही थी जैसे तुम्हें खाने की किस चीज मिलता ही नहीं। तभी तो कहते हैं रिश्ता बराबर बार में करनी चाहिए। पता नहीं क्या देखा इसमें अम्मा जी ने, और जिंदगी भर के लिए मठे मर दिया इस गवार को मेरे सिर। आदिति का गुस्सा भी उन्होंने सीमा के ऊपर ही उतार दिया। आदिति पलटकर कुछ कहने वाले थी कि सीमा ने इशारों से मना कर दिया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अपने पापा का लाया सामान उठाकर किचन में चली गई। और मम्मी जी, तबीयत ठीक नहीं है। फिर थी, कितनी मेहनत से बनाया होगा उन्होंने। जरूर मदद करने पड़ोस वाली मंजू चाची आई होगी। सबको याद करके रोना ही फूट पड़ी। उसके पीछे आदित्य भी आ गई। आप चुपचाप सब कुछ क्यों सुनती रहती है दीदी? इतने प्यार से आंटी जी ने आपके लिए यह सब बनाकर भेजा है। किसी की भावना की कोई कदर ही नहीं है। अगर मम्मी जी ने मुझे कहा होता तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं तो आज उन्हें जवाब देने वाली थी। आपने क्यों रोक लिया मुझे? वो अपनी दीदी से पूछी। उससे क्या होगा दीदी, तुम्हारा सारा गुस्सा वो मेरे ऊपर ही निकाल देगी। मेरी मम्मी पापा हमेशा अपनी हैसियत के बढ़कर करने की कोशिश करते हैं। क्या करे, वो तुम्हारे घर वाले के जितना अमीर नहीं है। मुझसे 2 छोटी बहनें भी है जिनकी शादी करनी है। भाई कॉलेज में, उसकी फीस का इंतजाम करना है। वो तुम्हारे घर वाले की तरह हर महंगे तोहफे नहीं ला सकते। बस इसी बात का गुस्सा मम्मी जी उतारती है। मुझे तो यह सब सुनना ही पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। सीमा दीदी पर हर बुरे बर्ताव की वजह कहीं न कहीं वो खुद भी है। सोचा था पुराने कई दृश्य आंखें के सामने घूम आए। किसी भी त्योहार या मौके पर उसके घर से महंगे महंगे तोहफे, फल और मिठाइयाँ आकर देखकर मम्मी जी का सीमा दीदी का ताने मारना, सीमा दीदी का सारे काम, और फिर भी सबके सामने सारा क्रेडिट उसे देना। और सीमा दीदी ने कभी उससे कोई ईर्ष्या या जलन नहीं की। हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसे प्यार करती रही, उसका ख्याल रखती रही। पर यह तो गलत है और ऐसा नहीं होने देगी। मन ही मन कुछ सोच लिया उसने, क्योंकि वो अभी हिम्मत हारने में और विश्वास नहीं रखती थी। वो आने वाले संडे को शशांक का बर्थडे था। उनके नए शोरूम का उद्घाटन भी उसी दिन रखा लिया था। शोरूम पर पूजा के बाद वहीं पर गेस्ट के लिए लंच का इंतजाम था। सीमा के साथ अदिति भी काम में लगी हुई थी। एक एक करके सारे मेहमान जा चुके थे। वो लोग भी घर आ गए थे। तभी निर्मला जी अदिति जी के पास आई और बोली, अदिति, तुम्हारे मम्मी पापा दिखाई नहीं दिए। दामाद के जन्मदिन के साथ साथ इतना खास दिन हम सबके लिए। अरे भाई, हमने नए शोरूम का उद्घाटन किया है हुआ है और उन्हें खास तोहफा लेकर आना चाहिए था। हाँ मम्मी जी, उन्होंने बुके भिजवाया था शशांक के लिए। सिर्फ बुके? चौंक गई निर्मला जी। हाँ, मैंने उन्हें मना कर दिया कि हमारे यहाँ गिफ्ट और मिठाइयाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं खाता, बेकार नौकरों में बांटनी पड़ती है। फिर क्यों पैसे की बर्बादी करना। और हाँ, यह भी कह दिया था कि बस खास खास लोगों को इनवाइट किया है, इसलिए उन लोगों ने नहीं आए होंगे। खास खास लोग? अरे दुनिया भर के लोग तो आए थे आज। तुम्हारे मम्मी पापा खास नहीं है क्या? वो बोली। उनका आशीर्वाद भी तो चाहिए शशांक को। बहू के मायके वाले खास होते हैं मम्मी जी। तो सीमा दीदी के मायके वालों को क्यों नहीं बुलाया गया आज? जब उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया तो मेरे मम्मी पापा को बुलाने की क्या जरूरत है? रही बात आशीर्वाद की, तो वह तो वहां से बैठकर भी दे सकते हैं। इसके लिए बेकार का दिखावा क्या करना? और वैसे भी हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है जो हम उनसे किसी से गिफ्ट की उम्मीद रखें। अपनी मनपसंद बहू जिसे वो बड़े चाव से अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी, उन्हें इस तरह पलटकर जवाब दे थी, सपने में भी कभी नहीं सोचा था। निर्मला जी ने आदित्य एक एक शब्द तमाचे की तरह लगा उसके गाल पर। आए दिन उसके मायके से आने वाले फल, मिठाइयाँ, महंगे उपहार से ढेर उनकी आंखों के सामने नाच गए। और अब क्या, वो अपने ही बनाए में उलझ कर रह गई थी। अब उसे
समझ में आ गया था कि अब उसका कोई चारा चलने वाला नहीं है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।